हाय एवरीवन। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ हद तक पीएनसी से आपको मिलेगा और इससे हर साल आपको एक या दो क्वेश्चन आपको मेन से एडवांस में देखने को मिलेगा। तो इसका थ्योरी अच्छे से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि थ्योरी अच्छा रहेगा तो क्वेश्चन के एप्लीकेशन में दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इसका बेसिक टर्म से। तो पहला जो बेसिक टर्म है मेरा वो है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर n is the product of first n नेचुरल नंबर। ये क्या बोल रहा है? अगर कोई भी नेचुरल नंबर n है, इसका अगर हम लोग फैक्टोरियल हमको निकालना है, पहले देख लीजिए फैक्टोरियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस नोटेशन से या फिर इस नोटेशन से। दो नोटेशन यूज होता है फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इसको हम लोग टोटली एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये बोल रहा है मेरा, अगर n फैक्टोरियल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? n से शुरू करेंगे और एक एक घटाते जाएंगे। एक n से शुरू करेंगे और एक एक घटाते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। n इंटू n माइनस 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये इसका डेफिनेशन हुआ। अब n हो सकता कुछ भी हो, मानिए n 5 ले लिए, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 5 से शुरू करेंगे, फिर एक कम करते जाएंगे, 5 4 3 2 1। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। तो ये लिखा हुआ है, उसका अगर एग्जाम्पल से हम बताया जाए तो ये इसका वैल्यू आएगा। अब देखिए तो क्या होता है कि n फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1। और एक और बताए थे 5 फैक्टोरियल का हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जो फैक्टोरियल निकालना है वहाँ से शुरू करके 1 तक जाएंगे हम लोग। तो अब देखिए एक चीज़, इसको साइड कर देते हैं। इस टर्म को देखिए, 4 से शुरू होकर 1 तक जा रहा है, तो क्या हो गया? तो 4 फैक्टोरियल होगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और सिमिलरली कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 4 फैक्टोरियल निकालना है, फिर वैसे लिखना होगा 4 3 2 1। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, अब ये टर्म देखिए 3 2 1 3 2 1। 3 से स्टार्ट हो रहा है, 1 तक जा रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम जनरलाइज करना चाहते हैं n के टर्म में। तो जनरलाइज कैसे करेंगे? अगर n फैक्टोरियल है तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख रहे हैं, 4 फैक्टोरियल है तो ऐसे लिख रहे हैं। तो अगर n फैक्टोरियल को जनरलाइज किया जाए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग बताए थे 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को बताए थे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो वैसे अगर n फैक्टोरियल को अगर हम जनरलाइज करें, इसको कैसे लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। और इसका आगे भी लिखना होगा, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है? तो इससे हम लोग जैसे जरूरत होगा उस सिंप्लीफिकेशन में उस हिसाब से इसको यूज करेंगे। मेनली ये ज़्यादातर ऐसा ही जरूरत पड़ेगा। n फैक्टोरियल को हम लोग n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के रूप में लिखेंगे। ठीक है? ये क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादातर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें एक नोट बना के याद रख लीजिएगा कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। हम जो डेफिनेशन दिए थे वो नेचुरल नंबर के लिए दिए थे। ये समझ लीजिए एक्सेप्शन एक होल नंबर का फैक्टोरियल 1 होता है। और दूसरा नोट बना लीजिए कि फैक्टोरियल जो होता है फैक्टोरियल ऑफ अ
फ्रैक्शन और a negative number is not defined। हम लोग नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल ले या फिर फ्रैक्शनल का फैक्टोरियल ले, वो डिफाइन नहीं होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर हमको निकालना 3/2 फैक्टोरियल, ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। फिर अगर -7 का फैक्टोरियल निकालें, ये भी अनडिफाइंड होगा। हम लोग कोई इरेशनल नंबर भी ले सकते हैं, पाई, इसका भी अनडिफाइंड होगा। मतलब नेगेटिव और फ्रैक्शनल पार्ट, ये फ्रैक्शनल का या फिर डेसिमल, कोई भी हो, फ्रैक्शनल या डेसिमल को तो एक दूसरे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो वो अनडिफाइंड होगा। तो इतना क्लियर है। फैक्टोरियल नंबर क्या बताया कि नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और फिर एक फॉर्मूला बताया था एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तीसरा पॉइंट क्या बताया कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसको याद कर लीजिए, ये PNC में हम प्रूव कर देंगे कि कैसे होता है। अगर फैक्टोरियल हमको फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर का निकालना है तो अनडिफाइंड होता है, डिफाइन नहीं होता है। चलिए इतना क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही आगे चलते रहे। अब देखिए इसमें ये जो 2 फैक्टोरियल है, यहाँ से देखिए, इसमें 2 फैक्टोरियल के बाद जितना भी टर्म आएगा सब में 2 तो जरूर आएगा, मतलब 2 का मल्टीपल आएगा। 2 का मल्टीपल आ गया मतलब कि जो भी वैल्यू देगा वो इवन नंबर होगा, 2 से डिविजिबल होगा। मतलब 2 फैक्टोरियल से जितना भी आगे फैक्टोरियल होगा सब इवन फैक्टोरियल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं नोट बना के, n फैक्टोरियल इज ऑलवेज इवन एक्सेप्ट n इक्वल टू 1 और n बिलोंग्स टू n। ठीक है, मतलब क्योंकि इसमें तो 1 फैक्टोरियल भी आ रहा है ना, 1 भी काउंट हो जाता है नेचुरल नंबर में, तो ये तो इसमें तो काउंट होगा नहीं, इसीलिए हमको ये रेस्ट्रिक्शन डालना पड़ा। ये जो रेस्ट्रिक्शन डाले हैं इसके कारण डाले हैं, क्योंकि ये इसको ओबे नहीं कर रहा, यहाँ से सब ओबे कर रहा है। 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से जो भी आ रहा है वो 2 का मल्टीपल पे आ रहा है, बट ये नहीं आ रहा। तो इसलिए आप नोट बना के लिख दीजिए कि जो भी होगा 2 फैक्टोरियल के बाद जो भी आया, 2 फैक्टोरियल के बाद वो सब 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर में काउंट हो जाएगा। और एक और नोट बना के लिख लीजिए, ओनली 1 फैक्टोरियल इज ऑड फॉर नेचुरल नंबर। मतलब जो 1 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होगा वही सिर्फ ऑड होगा। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 1 तो ऑड है। आप बोलेगा कोई कि 0 फैक्टोरियल भी तो 1 होता है, लेकिन 0 वो नेचुरल नंबर नहीं, वो होल नंबर है, तो हम नेचुरल नंबर के लिए लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये भी नोट बना के लिख लीजिएगा इसको। ये सब बेसिक टर्म्स यूज पढ़ेंगे आपको। अभी जो इससे पहले जो पॉइंट बताया उसको भी यूज हम करेंगे अभी क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द minimum value of n so that n factorial is divisible by 30। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, बोल रहा है कि n का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि n फैक्टोरियल जो है 13 से डिविजिबल हो जाए। अब डिविजिबल के लिए क्या होना चाहिए कि हम तो बताते थे कि फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल बताते प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है। तो डिविजिबल तब होगा जब 13 का मल्टीपल आ जाए उसमें। तो 13 का मल्टीपल कैसे आ सकता है, 13 तो प्राइम नंबर है, उसका फैक्टर तो 1 और 13 है। तो जब तक 13 तक हम पहुंचेंगे नहीं। अब देखिए एन फैक्टोरियल क्या होगा, एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन 1 से शुरू करते इधर से लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 13 इंटू 14 इंटू n-1 इंटू n, उसी टाइप से आएगा।
लेकिन देखिए यहाँ तक कोई भी 13 का फैक्टर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 12 फैक्टोरियल में 12 तक आएगा और 13 किसी का मल्टीपल में आता ही नहीं है। तो यहाँ से शुरू हो जाएगा 13 आगे। 14 फैक्टोरियल में क्या होगा, 14 फैक्टोरियल में लिखते हैं, 14 फैक्टोरियल होता है 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो उसमें 13 का मल्टीपल आ जाएगा और इसमें तो 13 आ ही रहा। तो हमको पूछा मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से हमको 13 मिलना शुरू हो जा रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, बट हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू क्या है 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। 1 से लेकर 12 तक में 13 का मल्टीपल कहीं नहीं आता है, तो 13 से डिविजिबल होने का सवाल ही नहीं है। तो 13 से डिविजिबल नहीं आएगा तो हमको वो आंसर नहीं मिलेगा। हमको चाहिए कि 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 13 से डिविजिबल होने के लिए 13 का फैक्टर आना चाहिए और 13 का फैक्टर यहाँ आ रहा है, इसके बाद आ रहा, नो डाउट इसके बाद तो आ ही रहा है, लेकिन हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या होगा n = 30। क्लियर है? तो अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, वो अभी खत्म हो गया। अब हम लोग का नया जो कॉन्सेप्ट है वो NCR का है और ये टॉपिक हम लोग का परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही लिया गया। तो हम लोग फैक्टोरियल समझ लिए, पिछले स्लाइड में क्या होता है बता दिए फैक्टोरियल को अच्छे से, कि फैक्टोरियल को डिफाइन कैसे करते हैं, कुछ उसका की पॉइंट था वो भी बता दिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट भी बता दिए फैक्टोरियल में क्या होता है, और ये भी बता दिए कि 2 फैक्टोरियल के बाद सब इवन में काउंट हो जाता है, क्योंकि 2 का मल्टीपल उसके बाद आ जाता है। उससे पहले 1 फैक्टोरियल है वो ऑड होता है और नेचुरल नंबर के लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है NCR। इसको अच्छा से पढ़ा जाए NCR। तो NCR जो टॉपिक, ये जो टर्म है ये परमुटेशन से आया है। इसका मतलब क्या होता है, पहले मुझे इसका फिजिकल मतलब समझते हैं। फिजिकल मीनिंग क्या होता है इसका? फिजिकल मीनिंग है NCR का सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स out of n distinct available object। अच्छा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, किससे? n डिस्टिंक्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट से R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जहां सिलेक्शन कब आता है वहां कॉम्बिनेशन, जहां अरेंजमेंट कब आता है वहां परमुटेशन। ऐसे हम PNC से पढ़ाएंगे तो उसमें तो बताएंगे क्या होता नहीं होता, बस यहाँ समझिए क्या होगा। NCR मतलब को सिलेक्शन करना है। और यहाँ पे एक चीज देखिएगा, हम यहाँ कुछ लिखे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। मतलब कि अगर 50 स्टूडेंट है उसमें 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, तो जाहिर सी बात है सब स्टूडेंट तो अलग अलग होगा, तो उसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? 50 स्टूडेंट है उसमें 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है। अगर यही अगर बोल दिया जाए n सेम या आइडेंटिकल अवेलेबल ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो फिर सिलेक्शन का सवाल क्या है? कोई भी उठाए, एक ही तरीका है उठाने का। इसका मतलब ये होता है कि सेलेक्ट करने का कितना तरीका है। NCR मींस सिलेक्शन करने का कितना तरीका है। अगर डिस्टिंक्ट पूछा गया तो ये सही NCR। अगर पूछा जाए कि डिस्टिंक्ट नहीं आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल है तो कोई भी उठा सेम चीज उठेगा। अगर मान लिए 4 बॉल है, O1 O2 O3 O4, तो इसको हम मान लीजिए 4 बॉल में वो 2 बॉल सेलेक्ट करना है, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? 4 बॉल है 2 बॉल सेलेक्ट कर लिए, इसका कितना आएगा? तो बताएंगे कैसे लिखा जाता है, हम बताते हैं 6, आगे बताएंगे कैसे आता है। अब उसको हमको थ्योरेटिकली चेक करना है सही है कि नहीं है, तो चेक करते हैं कॉम्बिनेशन कैसा सिलेक्शन हो सकता है। O1 O2 O1 O3 O1 O4, क्या होगा? O2 O3 O2 O4 और O3 O4। कितना? 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6। वेरीफाई हो गया? ठीक है, वेरीफाई हो गया ना, दोनों से, यहाँ से भी 6 आया और यहाँ से भी 6 आया। अब देखिए यही आइडेंटिकल हो जाता, मान लीजिए सब सेम बॉल रहता, सब सेम बॉल रहता, तो कोई भी बॉल उठाए सिलेक्शन करने का एक ही तरीका है। इसीलिए मैं यहाँ डिस्टिंक्ट लिखे हैं। डिस्टिंक्ट लिखे तो NCR का यूज पड़ रहा है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं होता तो डायरेक्ट एक ही तरीका है, कोई भी बॉल उठाओ, सब तो बराबर बॉल है। तो हम सोचे ये कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन हो गया, हमको इससे आगे बढ़ना है। तो दिखाते हैं NCR का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इस टॉपिक में हमको NCR का फॉर्मूला से ही डील करना है। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा क्या सिलेक्शन करना है क्या नहीं करना है। मैनोमियल में यूज हम इसका करेंगे फॉर्मूला। तो NCR का जो फॉर्मूला होता है, NCR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल इंटू लोअर इंडेक्स, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये होता है। और इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो n होना चाहिए
वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, आर जो है होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और एन जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम लोग एनसीआर का फॉर्मूला बताएं, एन फैक्टोरियल अपॉन अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल इंटू लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, एन जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, आर जो होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर। एन आर के बराबर भी हो सकता है और बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता है, तभी ये डिफाइन होगा। अच्छा, और ये बता चुके हैं कि एनसीआर का यूज हम लोग सिलेक्शन पर्पज के लिए करते हैं। तो इसमें अब क्या है, कुछ कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं, कुछ इसका वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे NC0, तो इसका फॉर्मूला में क्या बताए थे, अपर इंडेक्स फैक्टोरियल बाय अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स इंटू लोअर इंडेक्स। क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, ये भी आ जाएगा n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये आ जाएगा 1। ठीक है, NC0 का वैल्यू आ गया मेरा 1। अब NC1 का वैल्यू निकालते हैं, सेम वही फॉर्मूला हमको लगाना है NC1 का। देखिए ये क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन अपर माइनस लोअर n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर इंटू लोअर का फैक्टोरियल। अब देखिए हम कुछ देर पहले बताए थे कि हम लोग n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बताए थे। अब इसे यूज करते हैं, यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख देते हैं ऊपर में, और यहाँ क्या है n माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, ये खत्म, कितना आ जाएगा n। मतलब NC0 का वैल्यू 1, NC1 का वैल्यू n, और कुछ निकाल लेते हैं हम लोग NCn, फिर वैसे ही लगाते हैं फॉर्मूला। अब खुद आप लोग कर लीजिएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, ये सब तो थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग इसका यूज कर लेंगे। बार बार इतना फॉर्मूला कौन निकालेगा, जब जरूरत जिस सबसे होगा लंबा वैल्यू के लिए, उसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सब याद रखिएगा आप लोग। और ये किंग प्रॉपर्टी है, तो किंग प्रॉपर्टी को याद रखिए, क्योंकि वो मेंस में इस तरह से क्वेश्चन मेंस एडवांस से पूछता है, तो पता ही नहीं चलेगा कि सही वो फॉर्मूला लगेगा या वो प्रॉपर्टी लगेगा हम लोग को। तो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी को हम बता देते हैं। वो प्रॉपर्टी है मेरा NCR इक्वल टू NCn माइनस आर। ये किंग प्रॉपर्टी है, हम इसको किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो भी हो, देखिए ये दोनों बराबर होता है, इसको वेरीफाई भी कर देते हैं। NCR क्या होता है, NCR को लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। NCR की डेफिनेशन बताए हैं। अब इधर से वही डेफिनेशन जो है, जो डेफिनेशन हम बताए हैं, उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको भी हम डिफाइन करते हैं। इधर क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल बाई अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल इंटू लोअर का फैक्टोरियल। देखिए इसमें क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल, n माइनस n खत्म हो जाएगा, तो यहाँ r फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ क्या है n माइनस r फैक्टोरियल है। देखिए दोनों सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। डिनोमिनेटर में a इंटू कहीं भी a इंटू बी लिखे या b इंटू a लिखे तो मैटर नहीं करता है। देखिए सेम चीज लिखा हुआ है, तो ये दोनों बराबर है, और इसका बहुत खतरनाक से यूज होने वाला है। पूरा क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम में कहीं भी लग जाएगा। इसलिए क्वेश्चन आते, जब भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो मेरा पहला थिंकिंग कहाँ जाना चाहिए, किंग प्रॉपर्टी। इसको लिख लीजिए किंग प्रॉपर्टी, क्योंकि कहाँ यूज हो जाएगा ना, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, किंग प्रॉपर्टी। तो इसलिए तो प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से कौन सा कहाँ पे लगेगा। तो हम लोग कुछ अभी कैलकुलेशन करते हैं, एक दो कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्यूब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। वैल्यू निकालना, हमको वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए, जैसे वैल्यू निकालने के लिए हमने लिए 6C2 का हमको वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे। जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो हमेशा वैसे नहीं करेंगे, उतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस एडवांस में ऐसा नहीं आएगा। हो सकता है कि ये कुछ पार्ट होगा क्वेश्चन का, उसका यूज पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन बनाते समय मेंस का क्वेश्चन 3 मिनट मिलता है हार्डली बनाने के लिए, अगर आप इसी को निकालेंगे इतना टाइम कर दिए तो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होगा, ये तो पार्ट रहेगा एक क्वेश्चन का। तो देखिए इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग, ऐसे इसको डेफिनेशन से करेंगे। कैसे करेंगे, n फैक्टोरियल बाई अपर माइनस लोअर 4 फैक्टोरियल इंटू लोअर फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे। और इसको फिर तोड़ेंगे हम 6 इंटू 5, उसके बाद इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये खत्म, कितना आ गया 6 इंटू 5 बाई 2 फैक्टोरियल। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, शायद 15 आएगा, 15 आएगा। तो इतना ही तो ठीक है, फिर भी कुछ लंबा आ जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम पड़ जाएगा।
तो इससे हम एक शॉर्टकट बनाते हैं, इससे हम लोग एक तो शॉर्टकट बना लेते हैं इसी को देख के। देखिए कैसे शॉर्टकट बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, अपर इंडेक्स है वहीं से शुरू करेंगे और कितना टर्म तक जाएंगे वो ये डिसाइड करेंगे। 2 लिखा हुआ ना, अगर 2 टर्म तक जाएंगे तो 6 पे एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म 5 हो गया, और डिवाइड बाई जितना लोअर इंडेक्स होगा उसका फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए वही आंसर आएगा। ठीक है, और एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे NC7 9C7। अब इसमें क्या होगा, बोले सर आपको पता है कि इसमें 7 टर्म तक जाना होगा, तो ये आसान कहाँ होगा, तो हार्ड हो गया। फिर हम बोलेंगे कि हम एक तो प्रॉपर्टी बताए थे, किंग प्रॉपर्टी, उसे यूज कर लो। NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, तो क्या आ जाएगा NCN माइनस आर, ये ना है, तो आ जाएगा NC2। ठीक है, फिर वही कर दो, 2 टर्म तक जाना है भाई उतना का फैक्टोरियल, ये इसका आंसर हो जाएगा जो भी आना होगा। ठीक है, क्लियर है। ये हम लोग जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए इसका हम लोग यूज करेंगे, नहीं तो फिर तो फॉर्मूला जो बता दिए उसे यूज करते रहिए। ठीक है, अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक आइडिया में चलते हैं। हम लोग ये तो हम लोग ओवरव्यू बता दिए, NCR क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है। अब हम लोग का बेसिक आइडिया है, बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक आइडिया आएगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या है ना कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन को जानेंगे। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, उसमें 2 डिसिमिलर टर्म होता है। बाइनोमियल इससे पता चला बाय मतलब 2, इसमें 2 टर्म होगा, 2 डिसिमिलर टर्म होगा। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, पहले हम लोग लिखते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये तो अभी दूर की चीज है, पहले छोटा छोटा हम पकड़ते जाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पहुंचेंगे। याद नहीं करना होगा, कोई एक्सप्रेशन हम याद करने नहीं देंगे, हम प्रूव करेंगे यहाँ पे, कोई याद नहीं करेंगे, बस जो बताएंगे वो ट्रिक अपनाइए, आप एकदम क्लियर हो जाएगा वो चीज। बाइनोमियल एक्सप्रेशन डेफिनेशन लिखते हैं, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन which contain two dissimilar term। ये सब डेफिनेशन ज्यादा ध्यान मत दिए, जो हम बोल रहे हैं उसको अपना ब्लड में डाल दीजिए। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 डिसिमिलर टर्म हो। डिसिमिलर टर्म कैसे डिफाइन होता है, टर्म्स डिफाइन होता है, टर्म्स हमेशा सेपरेटेड होता है प्लस और माइनस साइन से। ऐसे देखिए, अगर मान लिया हम ऐसे लिखते हैं x + 2y, तो ये है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, हाँ है। क्यों, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, प्लस या माइनस किसी से सेपरेटेड है, तो हाँ है ये। और बता दीजिए चाहिए है x + 2x, ये नहीं, ये मोनोमियल है, सेम एक्सर का ऐड हो जाएगा मेरा 3x, तो एक पैरामीटर है इसमें, एक वेरिएबल, एक टर्म है, इसलिए ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है। और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग 2x - 3y, ये भी 2 टर्म है, तो इसको भी हम ले सकते हैं, ये बाइनोमियल में कंसीडर कर सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस से भी सेपरेट बोल सकते हैं कि प्लस से सेपरेटेड होना चाहिए, क्योंकि इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2x + - 3y। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा बाइनोमियल एक्सप्रेशन ही है, क्योंकि इसमें 2 टर्म भी है और सिमिलर टर्म तो है नहीं। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, 2 डिसिमिलर टर्म बता दिए कैसे है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा। मोनोमियल में एक टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 अलग अलग टर्म होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल में बहुत सारा टर्म होता है। तो बाइनोमियल क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे बाइनोमियल थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हम अगर बोले कि आप लोग बाइनोमियल पढ़ लिए हैं, तो आप बोलिएगा ये मास्टर पागल हो गया है, पहले बोलता है कि बाइनोमियल हार्ड है, अभी तक पढ़ा नहीं है, फिर बोलता है बाइनोमियल पढ़ लिया है। तो हाँ सही है, बाइनोमियल पढ़ लिया। कैसे पढ़ लिया, आप लोग 7-8 में ही a + b का होल स्क्वायर सब याद किए होंगे। a + b का होल स्क्वायर तो बहुत फेमस है, कहीं भी जाइए सबसे पहले पूछिएगा a + b का होल स्क्वायर पता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग जब से a + b का होल स्क्वायर पढ़ना स्टार्ट किए तब से ही बाइनोमियल स्टार्ट हो गया है। जब से a + b का होल स्क्वायर पढ़ना स्टार्ट किए तब से ही बाइनोमियल पढ़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन हम लोग नाम वो नहीं जानते, वो टर्म नहीं जानते, हम लोग याद कर लेते थे। ठीक है, तो देखिए बताते हैं, जैसे a + b का
होल पावर 0, ये क्या होता है 1 होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, ये 0 नहीं होना चाहिए, लिमिट में पढ़े होंगे ये टर्म बेस 0 नहीं होना चाहिए तो अनडिफाइंड हो जाता है। फिर देखिए a प्लस बी का होल पावर 1, ये क्या होता है a प्लस बी होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी प्लस बी ए बी स्क्वायर। अब हम किसी से पूछे कि ये बता दूं तो बोलेगा मास्टर पागल हो गया, सब रटवा रहा है, बोलेगा पागल है रटवा रहा है। तो रटना तो है नहीं, इसको रटना हो तो फिर पढ़ाते ही नहीं। तो देखिए हम लोग यहाँ तक सब याद करते हैं, अरे यहाँ ठीक है, तो इसको रटना नहीं है। एक तरीका ये हो सकता है इसे निकालने का, इसको हम लोग ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या तो आ जाएगा ए प्लस बी का होल पावर 2। लेकिन बात तब भी कर जाएगा जब हम बोलेंगे ए प्लस बी का पावर 10 निकालें, ए प्लस बी का पावर 10 निकाले तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी का होल पावर 4 हो सकता है मल्टीप्लाई कर लिए, चलिए मल्टीप्लाई कर लिए बोलेंगे। ए प्लस बी का पावर 5 भी चलिए कर लिए, लेकिन अब 100 पूछ दिया, 20 पूछ दिया, 25 का पावर पूछ दिया तो कैसे बनाएंगे, पूछ सकता है ना भाई। अब यहाँ पूछ दिया मेरा ए प्लस बी का होल पावर 5, कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, लिखा था मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालने के लिए ही बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसका नेचर हम लोग पता करेंगे, नेचर पता करेंगे और सब कुछ लिख देंगे और कुछ नहीं, बस यहीं से याद रखिए, यहाँ से रटना बंद, कुछ रटना नहीं है, सिर्फ इसको देखिए और जज कीजिए। 3 चीज हम देखेंगे, पावर क्या है, टर्म्स क्या है, वेरिएबल का नेचर क्या है, कोफिशिएंट का नेचर क्या है। तो देखिए यहाँ पे पावर क्या है 0, कितना आ रहा 1, पावर क्या है 1, टर्म्स कितना आ रहा 2, पावर क्या है 2, टर्म्स कितना है 3। अच्छा देखिए कुछ लोग हैं इसको याद करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो गलत नहीं है, आप इधर लिखिए उधर लिखिए, हम जान से सीक्वेंस पे लिखे हैं कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आगे हम सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे, वो सीक्वेंस ही याद रखना जरूरी है। क्योंकि बहुत को बोल दीजिएगा ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बहुत को तो ऐसा दिखेगा लगा खा जाएगा हम लोग को, इसलिए गलत नहीं है, गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक सीक्वेंस पकड़ना जरूरी है, बाइनोमियल पढ़ा रहे हैं इसीलिए, अगर सीक्वेंस नहीं पकड़ेंगे तो फिर याद करना पड़ जाएगा। सीक्वेंस पकड़िए उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला हम क्या पता है कि पावर देखेंगे, पावर से टर्म को देखेंगे, वेरिएबल का नेचर देखेंगे, कोफिशिएंट का नेचर देखेंगे, किस टाइप से आ रहा है। तो देखिए क्या है, पावर 0 है तो 1 आ रहा, पावर 1 है तो टर्म 2 आ रहा, पावर 2 है तो टर्म 3 आ रहा, पावर 3 है तो क्या आ रहा 4 टर्म आ रहा, पावर 4 है तो 5 टर्म आएगा, ठीक है, पावर 4 है तो 5 टर्म आएगा। चलिए एक चीज क्लियर आ गया कि इसमें मेरा 5 टर्म आएगा, 5 टर्म आएगा, एक चीज तो पता कर लिया। अब वेरिएबल का नेचर देखिए, वेरिएबल का नेचर क्या है, तो एक चीज देखिए, चलिए इसी को पकड़ लेते हैं, इसका हमको पता है तो इसी को कर लेते हैं, इसका थोड़ा छोटा है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसी को पकड़ते हैं। चलिए इसमें क्या हो रहा है, अगर ए प्लस बी का होल क्यूब निकाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ए अपना हाईएस्ट पावर तक जा रहा है, ए अपना हाईएस्ट पावर तक जा रहा है, हाईएस्ट पावर क्या 3 तक जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, अभी कोफिशिएंट मत देखिए, कोफिशिएंट भुला जाइए आप, अभी देखिए वेरिएबल का नेचर, ए अपना हाईएस्ट पावर तक जा रहा है, उसके बाद देखिए एक एक पावर से रिड्यूस हो रहा है, देखिए यहाँ पे ए क्यूब है, फिर ए स्क्वायर है, फिर ए है, फिर ए पावर 0 है, यही हो रहा है ना। इसमें ए अपना हाईएस्ट पावर में जाते जाते लोएस्ट पावर में चल जा रहा है, ए क्यूब से ए पे पावर 0 में जा रहा है, और बी क्या हो रहा है, बी पे पावर 0 से बी की ओर, बी फिर बी स्क्वायर फिर बी की ओर मूव कर रहा है। तो हमको 2 ट्रेंड का पता चल गया, एक कितना टर्म होगा, अब वेरिएबल का नेचर क्या है, ए अपना हाईएस्ट पावर तक गया, फिर रिड्यूस होकर पावर 0 तक गया, बी अपना लोएस्ट पावर तक गया, लोएस्ट पावर से स्टार्ट हुआ और हाईएस्ट पावर तक गया। तो वो देखते हुए हम एक चीज तो लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए ए पर पावर 4 हाईएस्ट पावर से शुरू होगा और बी का पावर 0 आएगा, फिर अभी कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं, फिर एक घटेगा, फिर एक घटा ए में और बी में बढ़ा, फिर एक और घटेगा बी में बढ़ेगा, फिर एक घटेगा बी में बढ़ेगा और लास्ट क्या हो जाएगा ए पर पावर 0 और बी पर पावर 4। अभी कितना टर्म है इसमें, 1 2 3 4 5, हम क्या बोले थे 5 टर्म होना चाहिए, 5 टर्म है, 5 टर्म मिल गया हमको यहाँ से। तो 2 चीज क्लियर कर लिए, कितना टर्म होगा, कौन सा वेरिएबल होगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, टर्म कैसे पहचाने, जितना पावर है उससे ज्यादा टर्म होगा,
वेरिएबल का नेचर कैसे देखें, यहाँ देखिए 2-3 जगह चेक कर लिए, ए इसका है, ए अपना हाईएस्ट पावर तक गया, फिर क्या हुआ एक एक कम होते गया। अभी कोफिशिएंट को देखना ही नहीं है, कोफिशिएंट हम बताएंगे, कोफिशिएंट कैसे देखना उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। तो वेरिएबल क्लियर हो गया और कितना टर्म्स होगा क्लियर हो गया। अब आता है मेरा कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, इस कोफिशिएंट में यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरा मेन मोटो है, इसको आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पढ़ते हैं पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल कोफिशिएंट को निकालने के लिए। देखिए वो क्या बोलता है। पास्कल ट्रायंगल हम लोग करते क्या है, हम लोग रो में सजा देते हैं, रो का पहला और लास्ट एलिमेंट हमेशा 1 रहेगा। रो में डेकोरेट कर दो, सब पहला और लास्ट जो एलिमेंट होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो लिखते हैं 1 1 1 1, और जो बीच का एलिमेंट जो होता है वो ऊपर वाला का दोनों का सम से आता है, ये दोनों को सम कर दिए तो ये आ गया। फिर देखिए यहाँ 1, ये दोनों को ऐड कीजिए, फिर ये दोनों को ऐड कीजिए 3, फिर यहाँ 1। मतलब पहला जो एलिमेंट, जो रो में पहले हम लोग उसको अरेंज करते हैं, पहला और लास्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। और जो देखिए पहला ब्लॉक इसमें तो 1 है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें दोनों 1 है, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। अब तीसरा में देखिए पहला और लास्ट वाला 1 1 है, बीच का एलिमेंट कैसे फिल होगा, बीच का एलिमेंट फिल करने के लिए हम लोग ऊपर देखेंगे, जैसे बीच का बात आया ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे देखेंगे अच्छा ऊपर में क्या है, इधर एक है, इधरों को जोड़ के आएंगे, ठीक है। फिर अगला रो जाना होगा, तो ये मेरे क्या है, पहला एलिमेंट बोले तो 1 रहेगा और लास्ट एलिमेंट बोले तो 1 रहेगा। अब बीच का एलिमेंट निकालना है, तो बोले थे क्या आपको ऐड कर देना, इसको ऐड किए तो यहाँ 3 आ गया, और इसको एलिमेंट ऐड किए तो यहाँ भी 3 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, हम यहाँ कुछ लिखे थे, देखिए a प्लस बी का पावर 0, a प्लस बी का पावर 1, a प्लस बी का पावर मतलब स्क्वायर, और a प्लस बी का क्यूब, ठीक है। तो ये जो बता रहा है कुछ नहीं, ये कोफिशिएंट बता रहा है, ये जो पावर 3 है यही हमको बता रहा है कि इसका जो एलिमेंट क्या क्या होगा, कोफिशिएंट क्या क्या होगा। अगर मान लिया हमको लिखना है कि इसका कोफिशिएंट क्या क्या होगा, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ तो मेरा 1 है और यहाँ 1, तो ये जो 3 है यही डिटरमाइन करेगा मेरा इसका कोफिशिएंट को, पूरा एलिमेंट को, ये जो हाईएस्ट पावर जो होता है, इंडेक्स जो होता है वही डिवाइड करता है। तो हम इसी को लेते हैं, पहले इसी से हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, अच्छा देखिए यहाँ पे 3C0 का वैल्यू क्या होता है, हम लोग बताए थे NC0 1 होता है, तो 3C0 भी 1 होगा। चलिए 3C0 मेरा 1 हो गया, चलिए ये तो मैच करिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 3C3 क्या होता है, NCN भी होता है तो 1 होता है, यहाँ भी 1 हो गया। तो भगवान की कृपा से ये दोनों तो मिल गया मेरा, भगवान की कृपा से ये दोनों तो मिल गया। अब अगर ये दोनों भी मिल जाता है तो हम लोग गंगा स्नान कर लेंगे। अब देखिए होता कि नहीं होता है, तो हम लोग चेक करते हैं 3C0 तो 1 है, अब 3C1 का वैल्यू निकालते हैं। तो 3C1 का वैल्यू निकाल के देखिए क्या आता है, तो 3C1 का वैल्यू आप निकालिएगा तो वो 3 आता है। हम बताए थे NC1 का वैल्यू n आता है, तो n क्या है यहाँ पे 3, तो 3 आएगा। तो ये हम लोग क्या हुआ, पास्कल ट्रायंगल क्रिएट कर लिए और उससे हमको पता चल रहा है कि कोफिशिएंट क्या आएगा किसमें। तो देखिए ये हम बता दिए कि 1 कैसे आया, 3C0 से 1 आ गया, 3C3 से भी 1 आ गया। अब देखिए ये दोनों तो हम बता दिए आ गया, अब बस ये दोनों को हमको मिलाना, अगर ये दोनों मैच कर जाता है हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अच्छा ये हम करना क्यों पड़ा, कॉम्बिनेशन पे आना क्यों पड़ा हमको, पास्कल ट्रायंगल पे क्यों नहीं डाले। देखिए पास्कल ट्रायंगल में लिमिटेशन क्या है ना, कि आप ठीक है 3 4 5 पावर तक तो बना लीजिए, अगर a प्लस बी का होल पावर 10 निकालना होगा तो आप इतना 10 रो बनाना होगा। तो क्वेश्चन का जो पार्ट होता है, आप कोई भी कंपटीशन में दीजिएगा तो कोई क्वेश्चन का पार्ट एक्सपांशन आपसे नहीं पूछेगा, एक्सपांशन यूज होगा उसमें, एक्सपांशन यूज होगा, एक्सपांशन क्वेश्चन का पार्ट होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इससे हट के हम लोग कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लाएंगे। इसमें क्या किया हम लोग कि 1 देखिए कैसे आया, 3C0 से 1 आ गया, 3 क्यों नहीं है क्योंकि इसका पावर 3 था, ठीक है। यही डिटरमाइन करेगा कोफिशिएंट इसका, ठीक है। तो 3C0 से 1 आ गया और 3C3 से भी 1 आ गया, क्योंकि NC0 1 होता है, NCN भी 1 होता है। अब आगे बढ़िए, अभी दोनों मैच कर गया, हमको ये दोनों मैच कराना है। तो ये देखिए सेकंड टर्म 3C1 भी n होता है, 3C1n होता है, तो 3C1n होता है, तो यहाँ 3 मैच कर गया मेरा, ये भी सही है। अभी ये क्या होगा 3C2 चेक करते क्या होगा 3C2, तो वैसे भी चेक कर सकते हैं NCR इक्वल टू NCn-r, ये क्या होता है, ये 3C 3 - 2, ये भी आ जाएगा 3C1, ये भी तो 3 आ गया, वही 3C2 निकालते हैं तो ये भी 3 आ गया, इसका मतलब मैच करेंगे मेरा।
पास्कल ट्रायंगल का इतना झमेला करने का हमको कोई जरूरत नहीं है, मेरा कॉम्बिनेशन से काम चल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमको बस a प्लस बी का पावर 4 निकालना होगा। तो हमको क्या करना होगा, कुछ नहीं, 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 और टर्म्स तो पता कर ही लिए थे हम, वेरिएबल का नेचर पता कर लिए थे, अब कोफिशिएंट का भी नेचर पता कर लिए। तो कोई भी एक्सपांशन को लिखने के लिए हमको 3 चीज चाहिए, टर्म्स कितना हो रहा है उसमें, कितना उसमें वेरिएबल का नेचर क्या है उसमें, और कोफिशिएंट कैसे वेरी कर रहा है। तीनों चीजें पता कर लिए हैं, अब हम एक्सपांशन लिख देते हैं। कोई भी एक्सपांशन बोलिए हम लिखते जाता है एक्सपांशन आपको। देखिए पहले a प्लस बी का होल पावर 4 का ही हम लोग लिखते हैं। a प्लस बी का होल पावर 4 क्या बताए थे इसमें, 5 टर्म होगा। जिस वेरिएबल का कैसे बताए थे, पहले जाएगा अपना फुल वैल्यू लेगा, 4 से शुरू होगा, जहां जो भी इसका इंडेक्स होगा वहां से शुरू होगा, और फिर एक एक घटते जाएगा और b उतना ही बढ़ते जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग a4 a क्यूब b 0 हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर a b क्यूब a0 b4। ठीक है, 5 टर्म, 4 है तो टर्म होगा 5, वेरिएबल का नेचर ही पता कर लिए। अब कोफिशिएंट डालना है, क्या बताया n4 है, यहाँ क्या आ जाएगा 4c0, फिर 4c1 प्लस n से सेपरेट कीजिए इसको, प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4। ये इसका एक्सपांशन होगा, लिख के देख लीजिए क्या एक्सपांशन होगा, यही होगा इसका एक्सपांशन। ठीक है, अब कुछ भी एक्सपांशन आप बोलिए हमको, जैसे हमको निकालना है 2x माइनस 3y और पावर 6। ठीक है, ये हमको निकालना है, कुछ नहीं कोई भी है, यहाँ पर समझ लेते ये a है, ये समझ लेते ये b। ठीक है, उससे पहले हम लोग a माइनस बी का पहले लिख देते हैं, हाँ a माइनस बी का एक्सपांशन लिख देते हैं, a माइनस बी का एक्सपांशन लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, वैसा ही लिखना है, सेम चीज, 4c0 a का पावर 4 माइनस b का पावर 0 प्लस 4c1 a क्यूब माइनस b का 1 प्लस 4c2 a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 4c3 a माइनस b का क्यूब प्लस 4c4 माइनस b का पावर 4 a का पावर 0। ठीक है, सेम चीज का कुछ नहीं है, जैसे आपको वेरिएबल लिखने बताया वेरिएबल लिख दीजिए, पहले वो हाई पावर पे जाएगा पहला टर्म उसका, उसमें एक एक टर्म घटते जाएगा और b का एक टर्म बढ़ते जाएगा। कोफिशिएंट लिखने का बता दिए, कैसे लिखना है, जो इंडेक्स है वो इंडेक्स पकड़िए, लोअर सबस्क्रिप्ट में लोअर इंडेक्स में 0 से स्टार्ट कीजिए और वहां तक जाइए जहां तक इसका n का वैल्यू वहां तक है। इसमें एक चीज देखने वाली बात है कि हमेशा जो वेरिएबल का जो सम होगा ना, a और b यहाँ वेरिएबल है, उसका सम जो होगा हमेशा इंडेक्स के बराबर आएगा, चेक कर लीजिए कहीं भी। अब इसी को ले लीजिए, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 0 प्लस 4 यहाँ पे चेक कीजिए, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4 और 0 प्लस 4 आ गया। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, वेरिएबल का जो पावर होगा उसका सम करेंगे हम लोग, वो हमेशा इंडेक्स के बराबर आएगा। तो एक्सपांशन हो गया यहाँ पे। अब हम जनरल टर्म लिखते हैं, इसका जनरल टर्म लिखते तो 4 5 6 है। अब n आ गया, मान लीजिए कि ऐसा आ गया क्वेश्चन आ गया मेरा a प्लस बी का होल पावर n निकालना। कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं वैसे ही कोफिशिएंट कैसे बता देंगे, n से शुरू करेंगे। वेरिएबल कैसे निकालेंगे बोले थे, जो पहला टर्म है उसका हाईएस्ट पावर तक जाएगा, हाईएस्ट पावर क्या है, b में क्या बोले थे 0 से स्टार्ट होगा, फिर b बढ़ाते जाइए, a घटते जाएगा 1 और b 1 बढ़ते जाएगा, प्लस nc2 a माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 nc। यहाँ मान लिया आ सकता है जनरल टर्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा a पे पावर n माइनस आर, b पे पावर आर, फिर क्या है प्लस nc n माइनस 1 a पे पावर a आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा b पे पावर n माइनस 1, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा nc n b पे पावर n a पे पावर 0। और देख लीजिए वो क्या आ रहा है, सम देखिए 1 प्लस n माइनस 1 n आ रहा होगा, n प्लस 0 n आ रहा होगा, मतलब वेरिएबल का जो पावर है उसका सम अगर करेंगे तो n के बराबर ही आएगा, अगर नहीं आता तो गलत है, सीधा सीधी गलत है। एक चीज और देख सकते हैं आपके लिए तरीका, देखिए अपर और लोअर का जो सब्ट्रैक्शन करेंगे हम वही यहाँ पे आएगा पहला टर्म पे, और जो यहाँ जो लोअर इंडेक्स है उसका वो b पे पावर चलाता है। देखिए यहाँ पे n माइनस 0 n वो यहाँ पे आया हुआ है, और जिसका लोअर इंडेक्स हो यहाँ पे n माइनस 1 यहाँ
लोअर इंडेक्स 1 है तो 1 है यहाँ पे, n माइनस 2 है और लोअर इंडेक्स 2 है तो 2 है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम याद करने बताया नहीं आपको तीनों चीज़ क्लियर कर दिए। कितना टर्म होगा, अच्छा इसमें कितना टर्म होगा, n प्लस 1 टर्म होगा। 2 था तो 3 टर्म आया, 3 था तो 4 टर्म आया, 4 था तो 5 टर्म आया, तो n है तो n प्लस 1 टर्म आएगा, इसमें n प्लस 1 टर्म है। दूसरा वेरिएबल का नेचर भी बता दिए थे, कोफिशिएंट लिखना भी बता दिए थे। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए बुक में आप खोलिएगा तो पहले ही पेज में आपको ये दे देगा, आदमी का हालत खराब हो जाएगी, इसको याद कैसे करेंगे, याद करना ही नहीं। आपको जो हम पास्कल ट्रायंगल बताएं, वेरिएबल का नेचर पकड़ना बताएं, टर्म्स बताएं, वो तीनों चीज को एकदम ब्लड में डाल दीजिए आप, एकदम ब्लड में डालिए, एकदम उसी चीज को सोचिए जैसे हम बताएं उसी चीज को। कोई इंग्लिश हिंदी ज्यादा रखना नहीं है, जो चीज बोले हैं उस चीज को आप वीडियो में फिर से देखिए और वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए, हमेशा याद रहेगा। हम पढ़े थे 11-12 में 5-6 साल पहले, हमको अभी भी याद है कैसे क्या लिखना है नहीं लिखना है। तो आप भी पढ़िए तो आपको भी सही याद रहेगा, और इंग्लिश ऐसे ही याद रखिएगा तो फिर रट के याद रखिएगा तो याद नहीं रहेगा। समझ के कीजिए, हमेशा याद रहेगा, क्वेश्चन नहीं रुकेगा। और देखिए इसको क्या है ना, हम लोग इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज क्या करना होगा, ये तो हम लोग खोल के पूरा लिख दिए, इसको अगर हमको छोटा में लिखना होगा, अगर a प्लस बी का पावर n, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको किस तरह से, समीशन r इक्वल टू 0 से n और b की पावर r। ठीक है, सेम चीज लिखा हुआ जो पहला फॉर्मूला लिखे थे अभी, इससे पहले जस्ट इस जो यूज किया गया, उसमें अगर वैल्यू पुट करते जाएंगे। समीशन मतलब क्या होता है, सबका एडिशन। समीशन किस चीज का सेंस देता है, एडिशन का, टर्म्स के बीच में एडिशन का। पाई किस चीज का सेंस देता है, टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का। अब देखिए बता देते बोल के, अगर r 0 रखिए यहाँ पे क्या आएगा, nc 0 a n माइनस 0 b की पावर 0। समीशन है तो प्लस, फिर 1 पुट कीजिए, nc 1 n माइनस 1 b 1। ठीक है, ऐसे ये ऐसे लिख लेगा। फिर आगे बढ़ते जाइए आप, nc 2 ऐसे आएगा। तो यही चीज को हम कॉन्डेंस, उस जो चीज था मेरा वो, उसको मैं कॉन्डेंस रूप में लिख दिए, कॉन्डेंस करके लिख दिए, स्पेस कम आएगा, याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, और मतलब कॉन्वीनियंट है इसको याद रखना। और इसको फॉर्मूला भी बता दिए कैसे खोल कर हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस चढ़ जाएगा, माइनस बी का पावर आर हो जाएगा, फिर माइनस 1 के पावर, जैसे इसमें अगर माइनस कर देते हैं हम a माइनस बी का होल पावर n, तो क्या आ जाएगा, समीशन r इक्वल टू 0 से n सी आर ए के पावर n माइनस आर और माइनस बी के पावर आर। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, समीशन r इक्वल टू 0 से n सी आर ए पे पावर n माइनस आर, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 टू द पावर आर और बी पे पावर आर। अब कोई बोलेगा सर इसको हम बाहर निकाल सकते हैं क्या, तो बोलेगा सर माइनस 1 को पावर आर को बाहर निकाल देते, तो नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि पैरामीटर डिपेंड कर आर थे, तो आर का वैल्यू किसी से डालेंगे वो प्लस माइनस अल्टरनेट आएगा। जैसे 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 डालेंगे तो, और जब भी ऑड आएगा पावर में तो माइनस साइन रह जाएगा, इवन आएगा तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना ये। तो आप एक्सपेंशन याद मत रखिएगा, जैसे हम बताए हैं बस वैसे ही आप ध्यान में बैठा लीजिए, एकदम ब्लड में डाल लीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम बता देते हैं और इसको हम लोग खत्म करते हैं। तो हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन क्या लेते हैं, क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन है मेरा 1 प्लस मान लीजिए ax है टू द पावर n है, और ये दिया हुआ क्वेश्चन में 1 प्लस 8x प्लस नहीं 24x स्क्वायर प्लस डॉट 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 इस टाइप का आ रहा, और आपको पूछा गया फाइंड a एंड n, a और n का वैल्यू निकालिए। तो देखिए ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए सही है, मेंस में तो क्या करेंगे, हिट एंड टेल मार्क निकाल लेते हैं लोग, तो मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। वो क्या करेंगे पता है, ऐसे दे देंगे फाइंड, ये नहीं पूछेंगे a प्लस n माइनस 2 या a प्लस n माइनस 6, इस टाइप से कुछ बना के कॉम्बिनेशन दे देंगे। वो अपने तेज है, वो 5 साल 10 साल बैठते हैं तो क्वेश्चन बनाते हैं एडवांस में, तो इस टाइप से क्वेश्चन दे देंगे, आप पुट नहीं कर पाइएगा। हाँ सब्जेक्टिव में हो सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको पता ही नहीं रहेगा आंसर, वो फुल बनाना होगा। तो वो करना क्या है, कुछ नहीं करना है क्या, इसे सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। इसका एक्सपांशन तो हमको पता है क्या है, वही nc0 1 टू द पावर n x टू द पावर 0 प्लस nc1 1 टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर 1 प्लस nc2 1 टू द पावर n माइनस 2 x का पावर 2
प्लस, अब आगे जाना हमको जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, हमको कंपेयर करना है तो उसका आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो नहीं जाएगा वहाँ पे। देखिए ये क्या है, इसको देखिए ये 1 आ गया, ये क्या है NC1 क्या बताए थे, n होता है 1 टू द पावर n माइनस 1 1 ही आएगा, और ये क्या आ जाएगा a इंटू एक्स, ठीक है। NC2 क्या आएगा, निकालते हैं, फॉर्मूला बताए थे ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, NCR का फॉर्मूला याद कीजिए, तो क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही आएगा, आगे चलते जाएगा बट आगे हमको जरूरी नहीं है। अब देखिए इसको लिखते अच्छे से सीधा 1 प्लस एन एक्स, अब ये क्या है, हम बताए थे ना n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या फिर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसी का यहाँ यूज करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस ऊपर लिखते हैं ऊपर लिखते क्या है 1 प्लस एन ए एक्स प्लस कर सकते हैं n, तो हम लोग क्या किए थे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, और इसे एक्सपांशन हम लोग जानते हैं, वो लिख रहे थे हम लोग, क्या है 1 प्लस एन एक्स प्लस, इसमें हम बताया था आपको फॉर्मूला n फैक्टोरियल को हम लोग लिखते हैं, n फैक्टोरियल को हम लोग लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या फिर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, वही यहाँ पे यूज कर लेना है, क्या n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो है ही बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यही आया हुआ। अब क्या करना है, कंपेयर कर लेना, यहाँ से कंपेरिजन कीजिए, कंपेरिजन कीजिए तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से अगर हम कंपेरिजन किए तो मेरा आएगा, देखिए यहाँ से कंपेरिजन किए हम तो आ गया एन ए इक्वल टू 8 और n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 24, ये है ना, एक क्वेश्चन यहाँ दो क्वेश्चन यहाँ, सॉल्व कर लेंगे आराम से, हम कर देते हैं, इसको देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एन ए स्क्वायर अपन 2 इक्वल टू 24, एन ए पता है 8, एन स्क्वायर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा 64, और एन ए स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, एन ए इंटू एन ए पता है 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 है अपन 2 बाई 24, यही है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 8a इक्वल टू 40, 64 माइनस 45, यहाँ जाएगा 8a इक्वल टू 16, a इक्वल टू 2, a या 2 आ गया तो इसे पुट कर दिया तो n 4 आ जाएगा, मतलब a 2 और n 4 आ जाएगा। तो सब्जेक्टिव में तो इसे बना कर लिखना होगा, और ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं देगा, वो क्या बोलेगा n प्लस a माइनस 6 निकालिए, तो n क्या है 4, a क्या है 2 और 6 सब्ट्रैक्ट करना उससे 0, तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कभी बनाएंगे वीडियो तो आगे, जनरल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप IIT क्वेश्चन बैंक निकालिए 38 साल 39 साल का जो अध्ययन का है, सिंगल में जो भी निकालने के लिए, उसमें आपको उससे मिलेगा ही मिलेगा, सबसे आसान टॉपिक और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक। उसके बाद जो टॉपिक है वो हार्ड है लेकिन पूछा भी कम जाता है, लेकिन जनरल टर्म से धुआंधार क्वेश्चन मिलेगा आपको और मज़ा भी आएगा बनाने के लिए। तो हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, और आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, पसंद हुआ तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।